बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं महमूद भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम जी रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब दुनिया बातें कर रही है तीसरी जंग अज़ीम की और तीसरी जंग अज़ीम के मुहर्रकात की। दोस्तों, पहली और दूसरी जंग अज़ीम की जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उनके थ्रू तो या उनके ज़रिए तो सिर्फ यही पता लग रहा है कि इन दोनों जंगों में जो कसूर था वो डिफीटेड नेशंस का था और इन दोनों जंगों में बरतानिया और उसके एलाइज अमेरिका वगैरह दोनों के दोनों सच्चाई पे थे और सच पे थे और इनका कोई कसूर नहीं था। इन दोनों जंगों की जो वाक़यात और सूरत हाल और जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हुई हैं और उनको लोगों ने स्टडी भी किया है, तो उनके मुहर्रकात की डिटेल्स तो मैं आप लोगों से नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो इस वक्त सबसे बड़ा दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है और दुनिया इस सोच में पड़ चुकी है कि कहीं हम तीसरी जंग अज़ीम के दहाने पे तो नहीं पहुंच गए, क्या दुनिया में तीसरी जंग अज़ीम छिड़ तो नहीं चुकी, या कहीं ऐसे मुहर्रकात तो काम नहीं कर रहे कि तीसरी जंग अज़ीम का बस आगाज़ हुआ ही चाहता है। कुछ अरसा पहले, आज से तकरीबन कोई 2-3 दहाइयाँ पहले, जब रूसी इन्वेजन अफ़गानिस्तान में एंड होती है और अमेरिका की मदद से पाकिस्तान और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो रशिया को मजबूर करते हैं वहाँ से निकलने से, और यूएसएसआर का तकसीम होती है और एक जो बहुत लंबा इरा था कोल्ड वॉर का, अमेरिका, नेटो और यूएसएसआर का, वो इख्तिताम पर पहुंचता है। यूएसएसआर बहुत से ममालिक में तकसीम होता है। रूस एक कमज़ोर मुल्क के तौर पे कोशिश करता है अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने की, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। हालात उसके कुछ करवट लेते हैं और 1999 में मिस्टर पुतिन इसके पहले प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद वो उसके प्रेसिडेंट बने, 8 साल का टर्म गुजारा एंड देन फिर 2012 से दोबारा प्रेसिडेंट है। कुछ ऐसी डेवलपमेंट होने लगी कि रूस और चाइना एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए, दोनों के तिजारती रवाबित एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इस वक्त इन दोनों का तिजारती मवाजना मैं आपको एक अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, तकरीबन $125 बिलियन से बढ़ चुका है और रूस एक अहम किरदार अदा कर रहा है चाइना का यूरेशियन कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने में, और रूस उसके साथ मिल के हमारे पूरे एशिया की जो डोमिनेंसी है पूरी दुनिया में, एज जो हैं स्ट्रेटेजिकली भी, पॉपुलेशन वाइज भी और इंडस्ट्रियल वाइज भी, उसको पूरी तरीके से कैश भी करा रहा है। मतलब इस वक्त जो रूस है वो रोल प्ले कर रहा है एशियाई नुमाइंदे के तौर पे। अब क्या यहाँ पे पुराना हीरो चुप रह सकता था? पुराना हीरो नहीं कहूँगा, बल्कि मैं पुराने विलन की बात करूँगा जिसका बड़ा ही अहम किरदार रहा है दुनिया की तकरीबन पिछली 1 सदी में होने वाली तमाम जंगों में, और वो है CIA। CIA का क्या रोल था पिछले कुछ अरसे में, स्पेशली जब अफ़गानिस्तान में इन्हें मुंह की खानी पड़ी। बेसिकली अफ़गानिस्तान में इनका आने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि चाइना, रूस को टैकल किया जाए और इनके अतराफ़ में अड्डे बनाए जाएं, जिसमें किसी हद तक इन्हें कामयाबी मिली। जहाँ पे ये कोरिया और जापान में बैठे थे, फिर उसके बाद ताइवान में इन्होंने कुछ अपने अड्डे बनाए। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान में बैठ के ये सेंट्रली कंट्रोल करना चाह रहे थे रशिया और चाइना को एक ही जगह बैठ के, मगर इस चीज़ में उनको कामयाबी नहीं हुई। ये कुछ हालात का करना ऐसा हुआ इनके साथ, या अफ़गान कौम की रेजिस्टेंस थी जिसकी वजह से यूएसए को इतनी कामयाबी नहीं मिली। अब वो यहाँ से तो गए निकल, जाते जाते वो क्या कर गए? कुछ अर्सा पहले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी मेरा ख्याल है शायद वो कोई यूनाइटेड नेशन में खिताब था या कोई ख़ास उनका आपस में यूरोपीय यूनियंस और नेटो वगैरह का कहीं स्पीच थी, उसमें उन्होंने जर्मनी को ख़बरदार किया था, यूरोप को खसूसी तौर पे उसमें इशारतन कहा था, क्योंकि ये लोग रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग गए थे एनर्जी रिसोर्सेज के मामले में, स्पेशली गैस के लिए। तो जर्मनी की जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त तकरीबन 90% रिलाई कर रही थी रशिया की गैस पे, और इसने ख़बरदार किया था मिस्टर ट्रंप ने कि आप बहुत ज़्यादा रशिया पे रिलाई कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उस वक्त जर्मन जो नुमाइंदगान बैठे हुए थे उस कॉन्फ्रेंस में, वो बैठे हंस रहे थे। अब उन्होंने अंदाज़ा नहीं किया कि मिस्टर ट्रंप किस तरफ इशारा कर रहे थे और किस तरफ बात कर रहे थे। अब
यहाँ पे क्या रोल प्ले किया पेंटागन और CIA ने? उसने क्या किया कि यूक्रेन को इस्तेमाल किया रशिया को थोड़ा सा गुस्सा दिलाने के लिए, या क्या कहूँ उसको, थोड़ा सा इंगेज करने के लिए। अब ये कोई एक दिन की बात नहीं, एक रात का वाकया नहीं कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया हो। ये गुज़श्ता तकरीबन कोई 10 साल से कंटिन्यूसली ऐसे वाक़यात हो रहे थे एक तवातुर के साथ, जिसमें यूक्रेन की स्पेशली नेटो और अमेरिका खुल के मदद कर रहे थे रशिया को घेरने के लिए। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि रशिया अपने फैसले इंडिपेंडेंट कर रहा है। इसमें ज़रूर ऐसा होगा कि पुतिन साहब के मुशीरों में CIA के एजेंट बैठे होंगे जो कि उन्हें मुख्तलिफ मौक़ों पे एग्रेसिव एक्टिविटीज़ करने पे या अग्रेशन करने पे मजबूर भी करते होंगे, जिसका पहला हमने इकदाम देखा कि 2014 में क्रीमिया का जो पेनिनसुला है उस पर कब्ज़ा किया गया, जजीरा नुमा क्रीमिया पे कब्ज़ा किया गया, उसको इंडिपेंडेंट स्टेट बनवाया गया। एंड देन उसके बाद एक 5 साल अरसा गुजरा जिसमें प्रो रशियन प्रेसिडेंट भी आया यूक्रेन का, मगर हालात नहीं संभले। लोगों की सोच और ख्यालात, क्योंकि यूरोप से ज़्यादा नज़दीक थे यूक्रेन के लोगों के, तो हालात कुछ उनके कंट्रोल में नहीं रहे। उस प्रेसिडेंट ने रशिया भाग के सियासी पनाह ली। फिर एक नए प्रेसिडेंट साहब आए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके ख्यालात यूरोप के नज़दीक थे। यहाँ पे रशिया का एग्रेशन बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि ताल्लुकात उनके मज़ीद बढ़ते चले जा रहे थे और रशिया ये फील कर रहा था कि मुझे कहीं घेरा जा रहा है। अब रशिया का अटैक करना यूक्रेन पे क्या मिस्टर पुतिन का अपना इनफरादी फैसला था? मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं इस चीज़ में ये कहता हूँ कि इसमें CIA ने रशिया को बेसिकली इंगेज किया है 2 मकासद हासिल करने के लिए। पहला मकसद उसका कि जो दुनिया इस वक्त डिपेंडेंट हो रही थी रशियन रिसोर्सेज पे, स्पेशली गैस पे, और रशिया आंखें दिखाने लग गया था USA को दोबारा से। सेकेंडली यूरोप को रशिया से दूर करने के लिए, क्योंकि अगर यूरोप रशिया के नज़दीक होता तो आने वाले वक्तों के लिए अमेरिका की जो तन्हाई थी वो कंफर्म थी, और अमेरिका की जो इस वक्त जागीरदारी थी दुनिया में या बदमाशी थी वो ख़त्म होने वाली थी। अब उसने रशिया को तो यूक्रेन में इंगेज कर दिया। यहाँ से जो मेन रशिया को सपोर्टर पीछे बैठा था, अच्छा इस जो जंग का आगाज़ हुआ ना यूक्रेन का और रशिया का, इसमें एक ये भी थॉट आई, मैं एज ए इकोनॉमिक के स्टूडेंट के तौर पे बता रहा हूँ, ये कहीं सिप्स और स्विफ्ट की जंग थी। सिप्स मतलब जो चाइना का इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, वो स्विफ्ट जो US बेस्ड पेमेंट सिस्टम है जो पूरी दुनिया एक दूसरे से ट्रेड और तिजारत वगैरह करते हैं, उसके लिए सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि चाइना रशिया के बिल्कुल साथ ठहरा था, दोनों पड़ोसी भी थे, दोनों की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी बहुत थी, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे, और ये हिस्टोरिकल था। बड़ा दुनिया के लिए हैरान कुन था कि रशियन रूबल बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा था, बल्कि अपनी वैल्यू की पीक को छू रहा था। दुनिया उसके साथ एग्रीमेंट्स भी कर रही थी, इवन जंग के स्टार्ट में तो यूरोप उससे गैस भी लेता रहा था। अब क्या करना था USA ने? USA का दूसरा जो टारगेट था, अब देखिए इस जंग में डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसने असला भेजा पोलैंड, पोलैंड से असला मिला यूक्रेन को। अब रशिया ये भी नहीं कह सकता कि डायरेक्टली अमेरिका जंग में इन्वॉल्व हुआ है, सारा तो सारा इमदाद पहुंची है वहाँ से पोलैंड के थ्रू। यहाँ से अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। आजकल जो मज़ीद एक महाज गर्म होने को जा रहा है वो ताइवान और चाइना का है। अब एक हाथी को तो उसने फंसा दिया यूक्रेन में, दूसरे हाथी को वो फंसाने जा रहा है ताइवान में। अभी आपने जो इनकी हैं स्पीकर हैं USA की, वो 4 मुल्कों के दौरे में आई हुई थी एशिया के, जिसमें वो मलेशिया बैठी थी, और मलेशिया से बैठे बैठे मिस नैनी वो पहुंच गई ताइवान, और ताइवान जाके प्रेसिडेंट को अपनी तरफ से इमदाद का, अपनी तरफ से सपोर्ट का पूरा उन्होंने इजहार किया और कहा कि चाइना को किसी भी तौर पे हम आपके मुल्क में इन्फिल्ट्रेशन नहीं करने देंगे। लेकिन इस चीज़ का चाइना ने बहुत अग्रेशन के साथ रिस्पॉन्स किया, और चाइना ने शटअप कॉल देने की कोशिश भी की अमेरिका को कि वो ये ठीक नहीं कर रहा। जो आने वाला वक्त है और अरसा है उसमें अमेरिका और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उसमें इस स्पेशली दौरे की बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात हो सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर चाइना अग्रेशन करता है, अब चाइना वहाँ कर क्या रहा है? बेसिकली जो ताइवान की जो समुद्री हदूद हैं उसमें चाइना इस वक्त
पूरे तरीके से एग्रेशन के साथ एक्सरसाइजेज भी कर रहा है। इवन कहते हैं कि कुछ मिसाइल एक्सरसाइजेज उसकी ताइवान के जो मेन एरिया है लैंड का उसके ऊपर से भी होने हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में CIA किस हद तक कामयाब हुई है इन दोनों बड़ी सुपर पावर्स को कंट्रोल करने में और मैनेज करने में, या इसके पीछे क्या खेल पोशीदा है, उसके बारे में तो शायद पता लगेगा हमें 30-40 साल बाद। जिस तरह आज ये खुल के पता लग चुका है कि सितंबर 11 के वाक़ये में कौन इन्वॉल्व था और किन को बहाना बना के दुनिया में अफगानिस्तान, यमन, अलजायर, दुनिया का कोई ऐसा उन्होंने मुस्लिम मुल्क नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने बम्बारमेंट ना की हो। दोस्तों, मेरी अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में थोड़ा सा भी इजाफा किया हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।